कैसे, ठीक हो? तो हम लोग अभी तक वेक्टर पढ़ रहे थे, रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा हुआ है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पढ़ी हुई है। जो रिजल्टेंट होता है वो होता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, या मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है, यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। बच्चों ने कुछ क्वेश्चन दिया था बच्चों को, तो उन्होंने आंसर भी दिए हुए, उनके आंसर भी सही है। और आप ऐसे ही जोश से पढ़ाई करते रहिए और मैं लेक्चर बनाते रहूँगा, ठीक है? तो अब आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चलेंगे, ठीक? डीपीटी जो आपको दिया हुआ है उसमें क्वेश्चंस पूरे सिलेबस का है, जिसमें हमने अभी बहुत थोड़ा सिलेबस पढ़ा हुआ है वेक्टर का। तो अभी आपको ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन तो नहीं बन रहे हैं, इस पे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन है। तो जब हम लोग डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो आपको वो क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर थ्योरी कुछ है तो थ्योरी भी मैं आपको भेज देता हूँ, थ्योरी की वर्कशीट भेज देता हूँ या थ्योरी के नोट्स जो है वो भी भेज देता हूँ, तो आप उसको पढ़ पाएंगे खाली टाइम में। लेक्चर तो आप देख ही रहे हैं, उसके बाद आप थ्योरी भी नोट्स पे पढ़ पाएंगे। तो अगर आप उसके आगे भी पढ़ेंगे और फिर मैं उसके बाद इसको पढ़ाऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, चलो पढ़ते हैं, ठीक? आइए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है? r इक्वल टू होता था a प्लस बी अगर थीटा बराबर 0, इसका मतलब ये होता था कि वेक्टर a पैरेलल वेक्टर b, इसका मतलब होता है पैरेलल, ठीक? r इक्वल टू होता था a माइनस बी, जिसको हम मिनिमम वैल्यू बोलते थे जब थीटा बराबर 180 होता था, मतलब वेक्टर a एंटी पैरेलल वेक्टर b, ठीक है? r इक्वल टू होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर थीटा बराबर होता था 90, मतलब वेक्टर a परपेंडिकुलर वेक्टर b। ये हमने पढ़ा था बस, ठीक है? चलिए थोड़े क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बताइए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास ऐसा है कि r जो होता था वो होता था मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था। तो अगर हमको r डैश निकालना है, दैट इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड, अगर a प्लस b का मॉड इतना होता है तो a माइनस b का मॉड कितना होगा? तो a माइनस b में हम लोग लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है? तो हम ध्यान रखेंगे कि ऐसे हम इसको सॉल्व करें। इस पर क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लीजिए बेटा आपके पास v1 स्पीड है ऐसा, ठीक है? कोई पार्टिकल है मान लीजिए जिसका मास m है और v1 स्पीड से ऐसे जा रहा है, ठीक है? और वो अपने डायरेक्शन से इतना टर्न हो गया, दैट इज v2। तो हम ये बोलेंगे कि सर ये लगभग टर्न हुआ है कितना एंगल, मान लीजिए ये एंगल टर्न हुआ है कितना 30 डिग्री, ठीक? कितना एंगल टर्न हुआ है 30 डिग्री। तो पहले मान लीजिए कि v1 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा था, बाद में 30 डिग्री से टर्न होके 5 मीटर पर सेकेंड से चलने लग गया है। तो ये बोलते हैं कि फाइंड आउट, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, तो अगर समझ में नहीं आया तो समझ जाना कि अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक? ओके, तो बच्चों हमारे पास क्या है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो v1 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, कुछ टाइम बाद 30 डिग्री से अपने डायरेक्शन से चेंज हो जाता है या टर्न हो जाता है और 5 मीटर पर सेकंड से चलने लग जाता है। तो आपको बताना है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? चेंज इन वेलोसिटी होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेक्टर a माइनस वेक्टर b टाइप कुछ मिला है, ठीक? अब आपके पास v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है? तो ये जो एंगल है बेटा, यहाँ पर ये जो एंगल है, तो ये 30 डिग्री जो बन रहा है, तो अगर मैं v1 को आगे लेके जाऊंगा तो v1 यहाँ पे आएगा। अगर मैं v1 को यहाँ रखूंगा तो ऐसे यहाँ पे आ गए ना, मतलब v1 और v2 के टेल मिल रहे हैं
और उस टेल पे आपको एंगल कितना मिल रहा है 30 डिग्री, मतलब V1 और V2 के बीच का जो एंगल है वो कितना है 30। तो हमको V1 V2 का मॉड निकालना है इस फार्मूले से, तो आंसर मिल जाएगा एंड दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। आइए स्टार्ट करते हैं, ये आप लिख लो क्वेश्चन आपको। ये मिला हमको V1 बराबर कितना है 4 मीटर पर सेकंड और V2 बराबर कितना है 5 मीटर पर सेकंड। हमको क्या निकालना है V2 माइनस V1 का मॉड, मतलब अंडर रूट V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 cos 30, ऐसा हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 4 इंटू 5 इंटू कॉस 30 है ना। ये हो जाएगा V2 माइनस V1 का मॉड यानी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये होगा बेटा आपको 25 और प्लस 16 और माइनस कितना 5 4 जा 20 20 2 जा 40 और इंटू कॉस 30 होता है √3/2, जो हो जाएगा 20। तो ये मिलेगा आपको 6 5 11 और 2 1 3 1 41 माइनस 20 अंडर √3। तो ये आपको वैल्यू आएगा V2 माइनस V1 का मॉड। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अंडर √3 का वैल्यू रखिए, 20 से मल्टीप्लाई करिए और फिर सॉल्व कर लीजिए घटा के, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, बनाइए इसको। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में आएंगे, ठीक है। तो नीट में क्वेश्चन जो आते हैं इस लेवल के आते हैं, तो आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वेक्टर का एप्लीकेशन है, वहां पे कैसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ देना, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आइए बच्चों थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ये हमारे पास क्या था, ये वेक्टर A हुआ करता था और ये वेक्टर B हुआ करता था। ये आपका R था एंड दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और ये एंगल आपके पास थीटा था और ये परपेंडिकुलर था। इसको हमने माने थे B cos थीटा और ये क्या आया था B sin थीटा। ये O था, A था, ये N था और ये B था, ऐसे था, ठीक। तो अब यहाँ पर हेडिंग रहेगा एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए। तो रिजल्टेंट कौन है, ये है, वेक्टर ए कौन है, ये है। इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए कि अल्फा बना रहा है। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन है ONB। ONB का एंगल कौन सा है, अल्फा है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों tan अल्फा बराबर क्या लिख देंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल का अपोजिट कौन है, ये है, और एडजेसेंट कौन है, ये है। तो अपोजिट कितना है B sin थीटा, एडजेसेंट कौन है A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। तो tan अल्फा इक्वल टू आपको मिला है बेटा B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। अल्फा इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये क्या है, ये इनवर्स है। अगर यहाँ tan इधर पावर प्लस है तो उधर पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसको बोलते हैं tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ये इस फार्मूला आपको रटा होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन क्या है बेटा, मान लीजिए आपके पास वेक्टर A बराबर 3 है, वेक्टर B बराबर 4 है एंड थीटा बराबर 60 डिग्री है। तो फाइंड आउट, ठीक है, रिजल्टेंट, ठीक है। बहुत सिंपल सा एकदम हलवा क्वेश्चन दिया है, आप करिए। फार्मूला कौन सा लगेगा, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। करेंगे आप, करिए। चलो ये हो जाएगा R इक्वल टू फार्मूला लगेगा, बोलो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये हो जाएगा कितना, A कितना है 3 स्क्वायर प्लस B कितना है 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड 2 cos 60। cos 60 का वैल्यू बोलो कितना होता है 1/2। ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3 3 जा
9, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 इंटू 2 कितना 24 और ये कितना 1/2, 2 ने इसको मारा कितना 12, तो हमारे पास मिलेगा ये कितना अंडर रूट 16 9 25 और 25 10 35 और 2 37, तो अंडर रूट 37, तो r इक्वल टू मिला आपको अंडर रूट 37। तो अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 36 का अंडर रूट 6 होगा, 37 का है तो 6.1 ले लेना, तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 6.1 आएगा। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ से मेन वेक्टर की कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है बेटा, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल। लाइक हम ऐसे थंब फिंगर्स ऐसे फैला रहे हैं, ठीक है, ऐसा, तो ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये तीनों ऐसा फैला है कि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो थंब इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ऐसे हम इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। तो फिजिक्स में कितनी डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन। इन डायरेक्शंस को बताने वाले यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर यूनिट, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा देखें कि मान लीजिए आपके पास ये ऐसा कुछ है, तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक कमरा है, कमरे का कोना ले लीजिए, ये वाली लाइन आप मान लीजिए एक्स मान लीजिए, ये वाली वाई मान लीजिए और ये वाली जेड मान लीजिए। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो क्या हो गया, ये वाला एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो एक्स डायरेक्शन को, जो एक्स की डायरेक्शन जो बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप। वाई की डायरेक्शन जो बताएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जे कैप। और जेड की डायरेक्शन जो बताएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, के कैप। तो ये क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता था बेटा, ऐसे वेक्टर जिनका एक डायरेक्शन हो और उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, यूनिट वेक्टर बोलते थे। तो आपके पास अगर ऐसा आई कैप का मॉड बराबर 1, तो जे कैप का मॉड बराबर भी 1 और के कैप का मॉड बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या होंगे आपके, इनके मैग्नीट्यूड जो होंगे 1 होंगे, क्योंकि सर ये तो यूनिट वेक्टर है। बहुत बढ़िया। तो हम लोग ऐसा इसको मानते हैं कि सर ये ओरिजिन है, क्या है ये, ओरिजिन है। यहाँ से इधर जाएंगे तो आई डायरेक्शन में जाएंगे, इधर जाएंगे तो जेड डायरेक्शन में जाएंगे, इधर जाएंगे तो के डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर 3 डायरेक्शन है, इसको यहाँ पर 3 डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग इसको 3D बोलते हैं। अगर 2 डायरेक्शन रहेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, 2D बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये 2 डायरेक्शन है, ये मान लीजिए x है और ये y है, तो y हम लोग ऊपर भी ले सकते हैं, z यहाँ है ही नहीं तो हमने x y बस ले लिया। x z भी ले सकते हैं, z x भी ले सकते हैं, तो तीनों में से 2 कोई ले सकते हैं। तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल को x माना है और वर्टिकल को क्या माना है, y। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, आई कैप, और फिर इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका, जे कैप हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि x यही मानना है, x आप यहाँ भी मान सकते हैं, x आप यहाँ भी मान सकते हैं, y आप इधर मान सकते हैं, z आप इधर मान सकते हैं, बट मानना 3 है। तो 3D में x y z डायरेक्शन रहेगी और 2D में x और y रहेगी, या x z रहेगी या z y रहेगी, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ 2D में देखें तो i j and k, सॉरी 3D में देखें अगर तो i j and k, और 2D में क्या होता है i and j रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ पाएंगे कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ x y एंड z एक्सिस, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखिए पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो, एक तो इसको पोलर वेक्टर भी बोलेंगे, चूंकि इसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है, ये कहीं से ओरिजिनेट होता हुआ दिखता है। तो आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या है पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास ये ऐसा कुछ है, ठीक है, ये ऐसा, और फिर ये ऐसा, और फिर ये ऐसा,
और फिर ये ऐसा, ऐसा। तो हम अगर इसको x एक्सिस माने, इसको y एक्सिस माने और इसको z एक्सिस माने, आपको दिख रहा है ये क्यूबॉइड हो सकता है। तो मान लीजिए कि ये वाली साइड जो है ये कितनी लेंथ है, a लेंथ है, ये वाला जो साइड है ये कितना है, b लेंथ का है, और ये वाला जो साइड है ये c लेंथ का है। तो इनका ABC लेंथ दिया है। x डायरेक्शन में जो साइड है वो a है, y डायरेक्शन में जो साइड है वो b है, और z डायरेक्शन में जो साइड है वो c है। मान लीजिए ये जो कोना है, ये मान लीजिए इसका पॉइंट P है, इस कोने को हमको लोकेट करना है और इस कोने का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर में कुछ भी नहीं लिखते हैं, हम केवल लेंथ वेक्टर के साथ लिख देते हैं। तो अगर हमको P पॉइंट्स पे, अगर मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ये 0 0 एंड 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, तो x 0 y 0 एंड z 0। तो ये क्या हो गया, आपका ओरिजिन हो गया। हमको P पॉइंट पे जाना है, तो P पॉइंट पे जाने के कितने रास्ते हैं? तो आइए, तो P पॉइंट पे जाने के लिए अगर हमको जाना है, एक मिनट, अलग कलर का मार्कर है क्या अपने पास? ठीक है, नहीं है, ब्लैक भी ब्लू ही चल रहा है ना, ये भी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको जाना है, एक तो आप डायरेक्ट चले जाइए, तो ये है O और ये है P। तो OP इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो ये है कितना? तो फिर क्या करो, दूसरे रास्ते देखो। तो अगर हम यहाँ आए तो कितना आए, A मैग्नीट्यूड आए, और डायरेक्शन कितनी आई, I की, तो AI कैप। फिर हम कहाँ गए, फिर हम B में गए, तो B में कितना गए, B लेंथ गए। किस डायरेक्शन में गए, Y में, तो क्या लिखोगे, BJ कैप, और यहाँ क्या लिखना था, AI कैप। फिर यहाँ से ऊपर जाना है हमको, तो ऊपर जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन में गए, Z डायरेक्शन में। कितना गए, C, तो कितना हो जाएगा, CK कैप। मतलब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो O से P तक जाने के दो रास्ते हैं, एक डायरेक्ट OP है, OP वेक्टर मान लीजिए A है और ये B है, तो OP वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर और प्लस AB वेक्टर और प्लस BP वेक्टर। आप ट्रायंगल रूल वाले से देखें, है ना, जिसे ट्रायंगल में हम करते थे कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर A प्लस B, वैसे ही क्या हुआ, A प्लस B प्लस C बराबर R। तो इसको मान लीजिए ये वेक्टर R है, तो वेक्टर R इक्वल टू OA वेक्टर कितना है, AI कैप। क्यों AI कैप? चूंकि इस डायरेक्शन में लेंथ कितना हम गए हैं, डिस्टेंस कितना कवर किए हैं, A किस डायरेक्शन में गए हैं, I डायरेक्शन में, तो AI कैप। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखेंगे तो हो जाएगा AI कैप, और प्लस AB जब हम गए हैं तो कितना डिस्टेंस चले हैं, B डिस्टेंस चले हैं, किस डायरेक्शन में गए हैं, Y में, कितना डायरेक्शन होता है, J कैप, तो कितना हो जाएगा, BJ कैप, ठीक। और इस डायरेक्शन में जब हम यहाँ पर गए हैं तो यहाँ पर कितना गए हैं, C और K कैप, तो प्लस कितना हो जाएगा, CK कैप। तो वेक्टर R इक्वल टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, एंड दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन वेक्टर। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट देखें बच्चों, जैसे तुम 10th क्लास में क्या पढ़ते आए हो कि सर अगर ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2 एंड 3 मान लीजिए, तो x में कितना गया है 2 और y में कितना गया है 3, और अगर यहाँ z भी होता तो मान लो 1, तो z में कितना गया 1। अब यहाँ पे अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो x में कितना गया a, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a, y में कितना गया b, तो ये हो गया b, और z में कितना गया c, तो ये हो जाएगा c। तो P के कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे कितना, A, B और C। तो अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता है तो हम उसके पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। जैसे P के कोऑर्डिनेट कितना है, ABC, तो मैं इसका लिखा AI, BJ और CK। ये वाला X है, ये Y और ये Z है, समझे। अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट कितना होता, 2 3 0 या 7, 2 3 7, तो क्या लिखते तुम, वेक्टर R इक्वल टू लिखते 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। अगर मान लो इसके कोऑर्डिनेट होते 1 2 7 1 2 8 मान लो, तो क्या लिखते हैं इसके पोजीशन वेक्टर, i कैप चूंकि 1 है प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप। अगर मान लो इसके कोऑर्डिनेट होते 2 3 12, तो क्या लिखते 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12j कैप। अगर मान लो इसके कोऑर्डिनेट होते 1 नहीं लो 12 4 16, तो क्या लिखते 12i कैप प्लस 4j कैप प्लस 16j कैप, समझे।
अभी भी नहीं समझा? अब ये पैटर्न देख के समझ लो, है ना। चलिए, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों, हमको समझ गया कि अगर कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो सकता है 3D में दिया हो सकता है 2D में भी दिया हो, तो जहां जहां पे वैल्यू रहेगी वहां वहां पे हम लोग रखते चले जाएंगे। जैसे मान लो मैं तुमको ये बोलता हूं कि बताऊं, जैसे मान लो कोई पॉइंट दिया हुआ है, कोई पॉइंट P दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 0 एंड 1, तो क्या लिखेगा इसका OP वेक्टर मानते हैं, या वेक्टर आर दैट इज पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ओरिजिन तो रहेगा। तो क्या लिखेगा 2i कैप प्लस 0j कैप और प्लस k कैप, तो 0j कैप 0, तो क्या लिखेगा 2i प्लस k कैप, ऐसा लिख सकता है। अगर मान लो कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0 1 7 है, तो क्या लिखेगा 0i कैप प्लस j कैप और प्लस 7k कैप, मतलब j कैप प्लस 7k कैप, ऐसा लिखेगा। अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट है, उसके पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 1 2 0, तो क्या लिखेगा i कैप, है ना, और प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, मतलब i कैप प्लस 2j कैप, ऐसा लिखेगा। मान लो कोई ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 1, तो क्या लिखेगा ij तो आएगा नहीं, डायरेक्टली k लिख दे, समझे, ऐसा समझेंगे। ऐसा कोऑर्डिनेट हमको दिया है तो हम लोग उसको पोजीशन वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए बेटा एडिशन कैसे करते हैं, इनका सम कैसे करेंगे वेक्टर्स का। मान लीजिए आपके पास वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये मान लो कोई पोजीशन वेक्टर है। और वेक्टर b बराबर आपके पास है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और ये बोल रहे हैं कि बताओ वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या होगा। तो जब हम लोग मॉड निकालते थे तो वेक्टर a और वेक्टर b डायरेक्टली ऐड होते थे, क्यों? क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 होता था, मतलब वो सेम डायरेक्शन में होते थे। तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर ऐड होंगे, अलग अलग डायरेक्शन वाले डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे, तो उनको वैसा ही लिखना है जैसा हम लोग लिख सकते हैं। तो आपके पास सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर कौन से होंगे, जिनमें i कैप होगा, i कैप होगा वो सेम होंगे, जिसमें j कैप होगा वो सेम डायरेक्शन वाले होंगे, जिसमें k कैप होगा वो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर होंगे। तो जब भी हम इस तरह के पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करने वाले होंगे तो i वाला ऐड होगा, j वाला ऐड होगा और k डायरेक्शन वाला ऐड होगा, अलग अलग डायरेक्शन वाले वेक्टर ऐड नहीं होंगे। उनका रिजल्टेंट फिर हम लोग अलग अलग निकालेंगे, थीटा के हिसाब से निकालेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ देखें तो आपके पास अगर a प्लस b है तो i वाला और i वाला जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 i हो जाएगा, j और j कितना हो जाएगा 2j हो जाएगा, और 2k और k कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अगर हमको मान लो ये पूछता है कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b कितना होगा, तो फिर तुमको घटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2i और प्लस j और प्लस k और माइनस कितना है i प्लस j और प्लस 2k। तो क्या करो i में से i निकाल दो, तो 2i माइनस i प्लस j माइनस j प्लस k माइनस 2k, मतलब i में से i, j में से j और k में से k वाला। तो ये कितना हो गया i कैप, ये कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया माइनस k कैप, है ना, ये हो जाएगा i माइनस k कैप, एंड दिस इज आंसर। आई होप आपको क्लियर है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसको करते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए, बहुत गर्मी है। एक और तरीका देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है, सब कुछ चाहिए, ठीक। मान लीजिए आपके पास वेक्टर a बराबर 2i प्लस j प्लस 3k ऐसा दिया हुआ है। अब पूछ रहा है बताओ 2a, तो क्या करोगे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2i प्लस j और प्लस 3k, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 2 1 जा 2 2j कैप प्लस 2 3 जा 6 6k कैप, ऐसा लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। फिर दूसरा क्वेश्चन ये देखो, जैसे मान लो आपको बोला है कि आपको इसमें वेक्टर a बराबर है आपके पास 7i प्लस j और प्लस 2k,
ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आपको निकालना है 3 वेक्टर ए क्या होगा, ठीक, ऐसा निकाल लीजिएगा। चलिए ये आप आंसर देंगे कमेंट में। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे, के नहीं है शायद, और वेक्टर बी बराबर आपको दिया है 2i प्लस जे प्लस 3k, और ये बोल रहे हैं कि बताओ b प्लस 2a कितना होगा। तो b प्लस 2a, तो सबसे पहले क्या करो 2a निकालो। तो 2a कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 2i का प्लस 2j का, 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। और b प्लस 2a है 2a का, तो आपको निकालना वेक्टर b प्लस 2a, तो वेक्टर b पहले लिखो। तो 2i प्लस j प्लस 3k, और प्लस 2a कितना है 2i प्लस 2j, इसमें k है नहीं, तो i वाला i से जोड़ दो, j वाला j से जोड़ दो, k वाला अकेला रहेगा क्योंकि उसके पास k है नहीं। तो 2 और 2 कितना 4, तो 4i, 2 और 1 कितना 3, तो 3j और प्लस 3k, एंड दिस इज b प्लस 2a। तो ऐसे हम कैसा भी रहेगा, हमको घटाने को बोलेगा, मल्टीप्लाई करके जोड़ने को बोलेगा, या मल्टीप्लाई करने के बाद घटाने को बोलेगा, तो हम आसानी से ये सब चीजें कर पाएंगे। ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, इस पर स्पेशली अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये हमको सीखना पड़ेगा ताकि आगे चीजें हम समझ पाए। ठीक, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख बेटा, जैसे मान ले, नोट करके लिख, जैसे मान लो कोई पॉइंट P है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड z1, ठीक है। तो आपको इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। जैसे मान लो कोई पॉइंट Q है और उसके कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड z2 है, तो OQ कैप हम कैसा लिखेंगे x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप, ऐसा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हमको कोऑर्डिनेट वेरिएबल में दिया हुआ है तो भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, अगर हमको कोऑर्डिनेट ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिया हुआ है तो भी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, जो भी पोजीशन वेक्टर होगा। तो x का कोऑर्डिनेट इनटू y कैप, y का कोऑर्डिनेट इनटू j कैप एंड z का कोऑर्डिनेट इनटू k कैप, ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है जिसको हमको समझना था। तो आई होप आपको समझ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। आइए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के लिए भी, और फिजिक्स के अगर हमको अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो ये हमको आना जरूरी है। जैसे मान ले बेटा, हमारे पास ये प्लेन है, 3D प्लेन मान लेते हैं, ये 3D है, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये मान लीजिए जेड रहा होगा। एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है Q है। तो P के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1, y1 एंड z1, और Q के कोऑर्डिनेट माने हमने x2, y2 एंड z2। तो P के कोऑर्डिनेट कितने हैं x1, y1, z1, और Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो ये क्या है, ओरिजिन है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसा लिखेगा, ऐसा लिखेगा, एंड दैट इज r1। तो OP वेक्टर जो होगा वो होगा वेक्टर r1, और इसका पोजीशन वेक्टर अभी हमने लिखा है आपको, कैसे लिखते हैं x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, ऐसा लिखेंगे। और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से हम जोड़ेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, OQ बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, ठीक। हमारा मोटो क्या है बच्चों कि हम PQ को निकालें, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। हमारा काम क्या है, PQ को निकाले। तो PQ को जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया PQ को, हमारा क्या काम है, PQ को निकालना है, ठीक।
तो क्या करो, अब हमको पी क्यू निकालना है, तो इस ट्रायंगल में ऐसे घूम जाओ, ऐसे हम लोग घूम गए तो हमको कौन मिला, R1 मिला। तो ओरिजिन से हम गए तो R1 मिला, तो लिखो R1। फिर हमको कौन मिला, PQ, तो प्लस क्या हो गया PQ। और फिर हमको कौन मिला, माइनस R2 और बराबर 0। सम ऑफ ऑल द वेक्टर इन अ क्लोज लूप इक्वल टू 0 होता है। मतलब सारे, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है या पेंटागन हो सकता है या हेक्सागन हो सकता है, उसमें अगर हम पूरा ऐसे घूम जाए, वो जो सारे वेक्टर होंगे उन वेक्टर का सम क्या होगा, 0 होगा। तो ये ट्रायंगल जो है तो क्लोज पाथ है, तो इस क्लोज पाथ में अगर घूम के गया तो सारे वेक्टर का सम क्या ले लिए, 0। तो हम जिस वेक्टर के डायरेक्शन में जाएंगे उसको प्लस में लेंगे और जिस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे हम उसको माइनस लेंगे। तो हम वेक्टर R1 के डायरेक्शन में गए हैं तो प्लस लिया, PQ के डायरेक्शन में गए हैं तो प्लस लिया, फिर R2 के अपोजिट में गए हैं तो माइनस लिया, इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि PQ वेक्टर जो होगा वो होगा, इधर जाएगा तो ये प्लस R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस R1। तो PQ वेक्टर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या मिला आपको, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 मिला है। ठीक, चलिए अब इसको R2 और R1 का वैल्यू लिख देते हैं तो हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बच्चों PQ वेक्टर जो मिला वो कितना मिला आपको, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। R2 कितना है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, है ना। और फिर माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसा है आपके पास। आपको माइनस करना है तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर माइनस होंगे, i वाला i से माइनस होगा, j वाला j से माइनस होगा और k वाला k से माइनस होगा। तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो ये होगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, एंड दैट इज PQ वेक्टर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है। तो अब अगर कुछ भी समझ नहीं आया, ये पूरा डेरिवेशन था, अगर ये डेरिवेशन आपको समझ नहीं आया है तो आप ये फाइनल फार्मूला याद रखिए कि सर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है दो पॉइंट के बीच का, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप हम लोग लेते हैं। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास P है 2 3 1 और Q है 2 4 9। आपको बोला बताओ PQ वेक्टर कितना है, तो क्या करोगे, ये x2 है, x2 y2 z2 है, ये x1 y1 z1 है, तो क्या लिखेगा 2 माइनस 2 i कैप, 4 माइनस 3 j कैप एंड 9 माइनस 1, ये 9 है। ठीक है, 9 माइनस 1 k कैप, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 i कैप और प्लस 4 माइनस 3 कितना 1 j कैप और 9 माइनस 1 कितना 8 k कैप। तो फाइनली क्या लिखेगा, j प्लस 8 k कैप। दिस इज आंसर। चलो मैं तुमको एक लास्ट क्वेश्चन दे दे रहा हूं, तुम खुद करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, P के कोऑर्डिनेट है 1 7 9 और Q के कोऑर्डिनेट है इसका पहला वाला, ठीक 4 8 12। ठीक है, थर्ड का है P के कोऑर्डिनेट है 4 3 1 और Q के कोऑर्डिनेट है 7 2 7। तो आपको निकालना है दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, PQ वेक्टर इसमें कितना है और PQ वेक्टर इसमें कितना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 एंड 3 के आंसर आपको कमेंट में देना है। तो अभी आज हो गया, लगभग ज़्यादा नहीं पढ़ाते। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन ज़्यादा DPP के नहीं करने, क्योंकि बनेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को बहुत बेसिक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम उस लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही नीट लेवल के हैं। ठीक है, तो नीट लेवल तक आने के लिए हमको बहुत सारा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमको वो क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको क्वेश्चन बन रहे हैं तो बेहतर है, नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए, सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ा देते हैं, देन आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे आने लग जाएगा, या फिर जहाँ तक हम पढ़ाएंगे वहाँ तक पक्का आएगा। ठीक है, थैंक यू।